बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के चैप्टर से हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी क्या है, जर्म्स लेयर क्या है, सिमेट्री क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बॉडी प्लेन क्या है, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा फाइलम पोरिफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटहेलमिंथिस, फाइलम एस्केलमिंथिस और फाइलम एनालिडा भी कवर कर चुके हैं। आज में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का पढ़ने से पहले जो बच्चे नए हैं वो मेरे पिछले लेक्चर्स देख लें। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स बाय लर्न बायोट्रिक्स और लेक्चर नंबर 1 से लेके जितनी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ वो सारे लेक्चर्स आप लोग को देख लें। जब तक आप लोगों की टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक आप लोगों को फाइलम्स समझ में नहीं आएंगे। पहले वो जो लेक्चर्स हैं पिछले वो विज़िट कर लें, उसके बाद आप लोग को ये फाइलम्स पढ़ने आसान हो जाएंगे। सो हम पढ़ते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का क्या मतलब है? फाइलम मोलस्का में हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पढ़ते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं वो हम इस फाइलम में पढ़ते हैं। हमें पता है कि फाइलम मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पे कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं उनकी बॉडी पे शेल्स होते हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे शेल्स नहीं होते। जो स्टडी हम करते हैं मोलस्का के बारे में उनको बोला जाता है मैलाकोलॉजी। जिस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, इसी तरह मोलस्का को स्टडी किया जाता है मैलाकोलॉजी में। और शेल्स चूँकि इस फाइलम के साथ जुड़े हुए हैं तो शेल्स को स्टडी करने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्कोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ शेल्स इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ मोलस्क इज कॉल्ड मैलाकोलॉजी। चूँकि हमें पता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बड़ा फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी इनके मेंबर्स के अंदर जो होते हैं एक क्लास के मेंबर्स जो है वो दूसरी क्लास से उनके दरमियान में बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी बहुत ही अलग होते हैं। अगर हम बात करें हैबिटाट की तो इनका हैबिटाट कैसे होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये हर जगह पाए जाते हैं हैबिटाट। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसके अलावा ये एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में ये मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लेकिन ये एरियल नहीं होती, यानी ये हवा में हमें कहीं उड़ते हुए नज़र नहीं आते। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म की। बॉडी फॉर्म में ये अनसेगमेंटेड होते हैं। अगर हम फाइलम की बात करें तो दे आर अनसेगमेंटेड। जिस तरह हम फाइलम एनालिडा में पढ़ चुके हैं कि उनकी बॉडी क्या थी, उनकी बॉडी सेगमेंटेड थी, लेकिन इनकी बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है। लेकिन एक मेंबर है जिसे हम न्यू पाइलिना बोलते हैं। न्यू पाइलिना की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। ये एक्सेप्शनल है। और न्यू पाइलिना को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि ये एनालिडा यानी फाइलम एनालिडा और फाइलम मोलस्का के दरमियान में कनेक्टिंग लिंक है।
कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक उसे बोला जाता है कि दो फाइलम्स के दरमियान में, जिस तरह हम आर्क्योपिटेरिक्स जो है वो पढ़ते हैं। आर्क्योपिटेरिक्स क्या है? उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बर्ड से मिलते हैं। इसी तरह उनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक जो है ये न्यू पाइलिना जो है वो एज अ कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा और मोलस्का। तो ये इनको इसलिए कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है और इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है एनालिडा की तरह। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्री। अब बच्चों, अगर आप लोगों को सिमेट्री का नहीं पता कि सिमेट्री क्या है और बायलैटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है, तो आप लोग ये फाइलम याद नहीं कर सकते। जाके मेरे पिछले लेक्चर्स लगा लें, वहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं कि सिमेट्री क्या है और कितने टाइप्स की होती है और कौन से फाइलम्स में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। पिछले लेक्चर्स आप लोग देख लें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फाइलम की, इस फाइलम की, तो फाइलम में क्या होता है? फाइलम में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री क्या है? सपोज ये कोई एक एनिमल है, इसकी बॉडी को हम एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक ही साइड से। जिस तरह की ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी पे अगर हम चूरा रखें, ये बिल्कुल नाक के ऊपर से हम उसको यहाँ से काट सकते हैं। किसी और प्लेन से हम ह्यूमन को काट नहीं सकते दो बराबर हिस्सों में। तो इसी तरह इनको भी हम एक ही साइड से इस तरह दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। अगर हम चूरा इस साइड से रखते हैं तो भी हम इसको बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते, या इस साइड से रखते हैं या इस साइड से रखते हैं, नहीं काट सकते। इसको सिर्फ एक ही प्लेन से हम इसको काट सकते हैं, इसलिए इनकी सिमेट्री क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन यहाँ पे एक क्लास आता है जिसे हम गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं, जिसमें स्नेल्स आते हैं, गैस्ट्रोपोडा। वैसे तो इस फाइलम की 7 क्लास है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हम जो इम्पॉर्टेंट है वो 3 क्लास हम पढ़ते हैं। जो गैस्ट्रोपोडा है जिसमें स्नेल्स आते हैं, तो स्नेल्स में क्या होते हैं? स्नेल्स में एसिमेट्री होती है, एसिमेट्री। एसिमेट्री क्यों होती है? क्योंकि उन पे जो शेल्स होते हैं, सपोज ये मैं कोई एक स्नेल बना रही हूँ, ये मैं स्नेल बना रही हूँ, ये उनका शेल होता है, जो ऐसे कुछ इस तरह की बॉडी होती है और ये इनकी आंखें यहाँ पे लगी होती हैं। तो ये इस शेल की वजह से ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे गोल हो जाता है, यानी इसका जो एनस होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो भी इस शेल के अंदर ऐसे गोल हो के एनस जो है इस साइड पे आ जाता है, माउथ के साइड पे इसका एनस आ जाता है, यानी ये माउथ है और ये एनस है इसका। तो यहाँ पे अगर हम इसकी सिमेट्री करें तो क्या होता है? ये दो बराबर हिस्सों में एक साइड से नहीं कटा जाता। तो गैस्ट्रोपोडा में क्या होती हैं? एसिमेट्री होती हैं। वैसे अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम में बायलैटरल सिमेट्री होती हैं। अब आगे हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पोरिफ्रा है, पोरिफ्रा की बॉडी सेल से बनी है, उसमें कोई टिश्यूज ही नहीं है। नाइजीरिया और टीनोफोरा में टिश्यूज आ गए, प्लेटहेलमिंथिस में आर्गन्स आ गए, फिर उससे आगे क्या बने? आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम लेवल बना। तो यहाँ पे क्या है? आर्गन सिस्टम लेवल। अब बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें, ये आप लोग नोट कर लें, मैं फिर मिटा देती हूँ और बॉडी पार्ट इनका देख लेते हैं डायग्राम के साथ। ये मिटा देती हूँ। बॉडी पार्ट,
बॉडी पार्ट इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है इसका हेड रीजन है, और सेकंड है वेसिरल कैविटी या वेसिरल ऑर्गन्स। वेसिरल ऑर्गन्स जिस तरह हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन है, स्टमक है और चीज़ें हैं, उनको वेसिरल ऑर्गन्स बोला जाता है। और तीसरे नंबर पे ग्लैंड्यूलर फुट। ये 3 पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक मोलस्क। ये इसका हेड है, ये विसिरल हम्प है, ये क्या है, ये ग्लैंडुलर फुट है। आईज इनकी यहाँ पे टेंटिकल्स में लगी होती हैं। ये हेड रीजन है, दिस इज हेड। और ये क्या है, वेसिरल हम्प। वेसिरल हम्प के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो पूरी बॉडी को ऐसे कवर करता है। इस लेयर को क्या बोला जाता है, मेंटल। दिस वी कॉल मेंटल और वेसिरल हम्प के दरमियान में खाली जगह होती हैं। ये जो है, ये के दरमियान में क्या है, खाली जगह। इस खाली जगह को क्या बोला जाता है, वेसिरल कैविटी। अब जितनी भी मोलस्क हैं उनमें सारे में शेल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जिसमें शेल्स प्रेजेंट है, शेल को कौन सिक्रीट करेगा, मेंटल। तो यहाँ पे मेंटल क्या करता है, शेल को सिक्रीट करता है, जो कि कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दिस वी कॉल शेल, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये क्या है, ग्लैंडुलर फुट, जिससे मूवमेंट करता है ये। अब ये बकल कैविटी है, माउथ है इसका, ये बकल कैविटी है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें इंटेस्टाइन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होगी। और ये एनस है। एनस जो होता है, जब इसका जो शेल बनता है, जब ये मैच्योर होता है तो ऐसे गोल हो जाता है। उस शेल के साथ ऐसे इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो ऐसे मुड़ जाते हैं आगे की तरफ। तो इसका एनस आ जाता है आगे की तरफ, और इस प्रोसेस को, यानी मुड़ने के इस प्रोसेस को बोला जाता है टॉर्जन होती है। यानी ये एनस जो है वो माउथ रीजन पे ऐसे ऊपर आ जाता है, तो इसमें टॉर्जन भी होती है, यानी टॉर्जन का प्रोसेस भी होता है यहाँ पे। और माउथ में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसपे ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, दंदाने से लगे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को रेड्यूला बोला जाता है, रेड्यूला या रास्पिंग आर्गन। जब ये कोई चीज़, फुट जो है किसी चीज़ पे चिपक गई हो, तो ये उसके साथ क्या करता है, रस्पिंग करता है। जिस तरह हम नेल्स काटते हैं, उसको बराबर करते हैं, तो उसके लिए ऐसे वो नेल कटर का जो होता है दंदाना सा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसका ये आर्गन होता है, उनको खुराक को ऐसे पहले रस्प करता है, फिर उसके बाद वो खा लेता है। तो इनको क्या बोला जाता है, रेड्यूला बोला जाता है। इसके माउथ में ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा विसरल कैविटी जो है इसकी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिल्स। यहाँ से चूंकि पानी एंटर करता है और यहाँ से पानी बाहर निकलता है, तो ये गिल्स जो हैं ये फ्रीली बात करते हैं उस वाटर में, और वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं एज अ रेस्पिरेशन, ये काम आते हैं। इन गिल्स को क्या बोला जाता है, गिल्स को बोला जाता है टिनिडिया।
टिनिडिया, ये नाम आप लोग याद रखें। इन गिल्स को टिनिडिया बोला जाता है। इसके अलावा इनके जो कुछ मेंबर्स हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, उनमें पल्मोनरी सेक होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, कुछ में गिल्स होते हैं और कुछ थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ये रिस्पायरेशन करते हैं। ये है इनके बॉडी पार्ट्स। अब आगे हम देखते हैं कि इसका ये कैसे गैस एक्सचेंज कैसे करता है। यानी ये गैस को ऐसे एक्सचेंज करता है, यहाँ से पानी आया, पानी में ऑक्सीजन था तो इस गैस के थ्रू इसने ऑक्सीजन लिया और फिर इसको यहाँ से निकाला। ये गिल्स जो है ये कभी कभार एक्सक्रीटरी का कुछ वेस्ट मटेरियल, थोड़े थोड़े से वेस्ट मटेरियल्स को भी ये क्या कर लेता है, एक्सक्रीट कर लेता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिलीज कर देता है। अब आगे देखते हैं गैस एक्सचेंज के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसे होता है। ये मैं मिटा देती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका बॉडी सरफेस जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इस फाइलम में, इसमें क्या होता है, मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोस्टली ओपन यानी फाइलम की अगर हम बात करें, मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप लोग को जो नए बच्चे हैं उनको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की समझ नहीं आएगी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। वो मेरे पिछले लेक्चर्स लगा लें तो समझ आ जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनका जो ब्लड होता है उसमें पिगमेंट्स नहीं होता। कुछ मेंबर्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनमें क्या होता है, ब्लड पिगमेंट्स नहीं होता, इसलिए इनका ब्लड कैसे होता है, वाइट होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्टोपस की, सेफेलोपोडा की, अगर हम बात करें सेफेलोपोडा की यानी ऑक्टोपस की, तो उनका ब्लड कैसे होता है, ब्लू होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन, जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और इसमें क्या, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है Fe, लेकिन इनके ब्लड में क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है जिसमें कॉपर होता है। इस कॉपर की वजह से इनका ब्लड जो है वो क्या नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। और ये सेफेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस आता है उसमें होता है। अब हम एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ये इस्तेमाल करते हैं स्मॉल किडनीज, सेक लाइक किडनीज भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है आर्गन ऑफ बोजाइनस और एक है कैबर्स आर्गन। कैबर्स आर्गन को हम बोल सकते हैं पेरिकार्डियल आर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड। पेरिकार्डियल ग्लैंड इसको इसलिए बोला जाता है कि ये क्या होता है, ये इसका हार्ट है, ये पेरिकार्डियम है। हार्ट के जो ऊपर मेम्ब्रेन होती हैं उनको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये कैबर्स आर्गन क्या करते हैं, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स को जमा करते हैं हार्ट के पास, यानी पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में ऐसी वेस्ट मटेरियल को जमा करते हैं, फिर यहाँ से इनको एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसलिए इनको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसका जो सेक्रेटरी वेस्ट मटेरियल है वो है एमोनिया। जितनी भी वाटर लिविंग यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनिया की सूरत में एक्सक्रीशन करते हैं, जो कि बहुत ही जहरीला वेस्ट मटेरियल है। अब हम नर्व्स की बात करते हैं कि इसमें नर्वस सिस्टम कैसे होता है।
नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसका 3 गैंग्लिया होते हैं, यानी ग्रुप पेयर्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है? ये मैं बना रही हूं एक न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इनको बोला जाता है सेल बॉडी। और ये क्या है? एक्सॉन है। तो ऐसे बहुत सारे सेल बॉडी एक जगह पे आके ऐसे ग्रुप सा बना लेते हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? गैंग्लिया बोला जाता है। तो ऐसे 3 पेयर्स होते हैं गैंग्लिया के, जो कि कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं? मुंह के ऊपर, माउथ के साथ यानी मुंह के ऊपर लगे होते हैं एक पेयर जो होता है, और फुट के साथ, और वेसिरल मास में भी ये ऐसे लगे होते हैं ये जो सेल बॉडी है, और ऐसे 3 पेयर्स बनाते हैं नर्वस सिस्टम। जो ऑक्टोपस का ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड होता है। सारे जितनी भी जो मेंबर्स हैं इसके, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, उन सब में जो हाईली वेल डेवलप्ड नर्व सिस्टम है वो किसका है? ऑक्टोपस का। ये भी आप लोग नोट कर लें। अच्छा, सेंस ऑर्गन्स देखते हैं। सेंस ऑर्गन्स में क्या है? आईज होती हैं, इसके अलावा स्टेटोसिस्ट होते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? इनकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। स्टेटोसिस्ट बैलेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइडेरिया में होते थे, टीनोफोरा में होते थे ये स्टेटोसिस्ट। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि बॉडी को बैलेंस रखते हैं। इसके अलावा ऑस्फेरिडिया हम पढ़ते हैं। ऑस्फेरिडिया क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है, ये सिग्नल्स भेजता है और डिटेक्ट करता है कि पानी गंदा है या साफ़ है, या कोई शिकायत उनके सामने नहीं आ रहा। तो उनके लिए क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑस्फेरिडिया बोलते हैं, जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं। अब रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है? रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सेस अलग होती हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो होते हैं डायोशियस, और कुछ मेंबर्स जो है वो मोनोशियस भी होते हैं। यानी इनमें कुछ मेंबर्स जो है वो डायोशियस होते हैं ज़्यादातर, और कुछ जो है वो मोनोशियस होते हैं, और इसमें कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इनमें दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन हो सकती है। कुछ मेंबर्स में इंटरनल होती हैं, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, एज वेल एज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट क्या है? नजर आ रहा है आप लोगों को? डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? लार्वा स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं। लार्वा जो है, जैसे कि ग्लोचिडियम लार्वा इसमें होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और ये क्या होते हैं? ओवीपेरस। अंडे देते हैं, फिर अंडे से लार्वा निकलता है, और लार्वा से फिर एनिमल बनता है, यानी इनके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती हैं। ये आप लोग नोट कर लें।
ये मैं मिटा देती हूँ। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ इसके जो मेंबर्स हैं उनको फॉरेन कंट्रीज में खाया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी सजावट के लिए, और ज्वेलरीज वगैरह में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, पहले हम क्लास देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी क्लास है और किस क्लास में कौन से मेंबर्स हैं। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे क्लास हम जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं 3 वो हम करते हैं। क्लासेस, गैस्ट्रोपोडा, वैसे तो 7 क्लासेस हैं, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है गैस्ट्रोपोडा, जिसमें स्नेल आ जाते हैं, और जिसमें टॉर्जन होती है। स्नेल में क्या होता है, टॉर्जन का प्रोसेस होता है। सेकंड वन इज बायोवाल्विया, जिसमें क्या आ जाता है, यूनियन, और पिंक टाडा भी इसमें आ जाता है। पिंक टाडा क्या है, इसमें से जो सीप बनते हैं, जो मोतियाँ बनती हैं पिंक टाडा में, से पर्ल ओयस्टर भी बोला जाता है। पर्ल ओयस्टर, इसमें क्या करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यानी 2 शेल्स होते हैं इसे ऊपर नीचे, और यहाँ पे इनका फुट होता है। यहाँ पे कुछ कोई रेत का दाना जो है इनके अंदर जब चला जाता है इस मेंटल के नीचे, तो क्या होता है, ये मेंटल सिक्रीट करता है। ये सपोज ये एक दाना चला गया रेत का, तो ये मेंटल सिक्रीट करता है क्या चीज़, मेंटल कैल्शियम कार्बोनेट इसकी गैस सिक्रीट करता है, और टाइम गुजरने के साथ यहाँ पे क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है, जिसे हम सुच्चा मोती बोलते हैं, और इनको हम ज्वेलरी में फिर इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन इज सिफेलोपोडा, जिसमें क्या आते हैं, ऑक्टोपस, जो बहुत ही इसके ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत ही जहरीला होता है। इसके जो सलाइवा होता है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं, और ये अक्सर क्या करता है, ये जब कोई शिकारी इनके पास जाता है तो ऐसे वाटर को ब्लू कर लेता है ताकि ये उसमें से चुप सके। तो इसमें ब्लू ग्लैंड्स भी होते हैं, और इसका ब्रेन सब इनवर्टिब्रेट में ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मोलस्का के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।